देखते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। ये क्या है? देखिए, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि पूरी दुनिया में हमेशा 20, 30 या 50 साल के बाद एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब बिजनेस पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से बिजनेस अच्छा से चलती ही नहीं है। जैसे फैक्ट्रीज बंद होने के कगार पर आ जाता है। इस तरह का सिचुएशन पूरा वर्ल्ड में हुआ, जिसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ। क्यों इंडिया? इंडिया जो है वो ब्रिटिश के साथ बिजनेस कर रहा है, तो अगर ब्रिटेन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या होगा? तो उसका इफेक्ट इंडिया में आएगा। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। तो क्यों ब्रिटेन का जो इंडस्ट्री थी वो अब अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा था? क्यों? कि उनके रॉ मटेरियल का जो डिमांड था स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया है स्टूडेंट्स? कम हो गया है ना। तो इंडियन फार्मर के जो रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, शुगर जो भी हो सकते हैं, जैसे इंडिगो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, अब ये सब प्रोडक्ट बिकेंगे कम। ये जो प्रोडक्ट है बिकेंगे कम इंग्लैंड में। अब बिकेंगे कम मतलब जो डिमांड इन प्रोडक्ट की, उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर जो प्राइस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। देखो बच्चों, बिल्कुल ही पूरी तरह से प्राइस कम हो गया था। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लेयर्ड पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल दियर हार्वेस्ट एंड पे दियर रिवेन्यू। जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स, मतलब ब्रिटेन जो वो खरीदता था इंडिया के फार्मर के प्रोडक्ट, वो कम हो गया। उसी को बोलते एक्सपोर्ट्स। बात समझ में आया बच्चों? तो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, पीजेंट्स found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. The government refused to lower the taxes. फार्मर का सिचुएशन जो था स्टूडेंट्स वो बहुत खराब हो गया। पर ब्रिटेन बोले कि हम तो टैक्सेस लेंगे। अब देखो, फार्मर का बिजनेस खराब हो गया है, लेकिन ब्रिटेन क्या चाह रहा है? ब्रिटेन बोलता नहीं भाई, हम तो टैक्स लेंगे। ठीक है, हम टैक्स लेंगे, चाहे फार्मर का बिजनेस अच्छा हो या खराब हो या इनकम जैसा भी हो। तो फार्मर का टैक्स कम नहीं हुआ। ठीक है, फार्मर का बिजनेस जरूर ठप हो गया है, लेकिन ब्रिटेन टैक्स लेना छोड़ नहीं रहा है। दस द फार्मर बाय 1930 वेयर इन पुअर कंडीशन। 1930 में सिविल ओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था। 1930 में सिविल ओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था। उसके पहले, अब देखो स्टूडेंट समझना, जो किसान था, फार्मर था, वो बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था और गवर्नमेंट टैक्स कम करने के लिए राजी भी नहीं था। अब देखेंगे साइमन कमीशन क्या था। ये है आपका फोटोग्राफ में सर जॉन साइमन है, और इनको लेकर इंडिया में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919 स्टेटेड दैट अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 ईयर टू इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। देखो स्टूडेंट, 1919 में बहुत सारे लॉ चेंज किए गए थे इन ऑर्डर टू रूल इंडिया इफेक्टिवली, लेकिन ब्रिटिशर को ये पता था कि सारे रूल अप्रोप्रिएट नहीं बैठेंगे, शायद कुछ चेंज करने पड़ेगी बाद में। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद रूल देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है, और वो टाइम आ गया था स्टूडेंट्स। हेंस द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। देखो, 1919 में अप्रोच हो रहा था कि एक साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर में, और उनको बोला गया कि आप इनका रिव्यू करेंगे, आप इंडिया को देख रेख करेंगे, और जो चेंज करना पड़ेगा इंडिया में जो रूल बनाया गया था, अगर उसमें किसी भी टाइप का चेंज करना है और जो चेंज करना पड़े वो करे। ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर, दे वेर ऑल ब्रिटिश।
अब इंडियंस को ऑब्वियसली बात अच्छी नहीं लगी ये बात, हमारे देश को कवर करने के लिए रूल चेंज कर रहे हो और हमें इस कमेटी में इंक्लूड ही नहीं किए हो और हमसे ही राय नहीं ले रहे हो। हम इंडियन है भाई और इंडिया में ही तुम राज कर रहे हो और हमसे कोई राय ही नहीं ले रहे हो और ना इस कमेटी में कोई इंडियन को इंक्लूड भी नहीं किए हो। ठीक है, इसलिए इंडियन ने सोचा कि रिवोल्ट करना पड़ेगा भाई, अब लड़ाई झड़प पर उतरना पड़ेगा। तो when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon, go back Simon", मतलब "Go back Simon"। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया ताकि इंडियन सिचुएशन को स्टडी करे और एक नया लॉ सजेस्ट करे। यानी 1928 में एक साइमन कमीशन आया और इस कमीशन में इंडिया का जितना भी लॉ है, सिस्टम है, उसको क्या करे, स्टडी करे, है ना। अब देखो इस तरह के शक्ति प्रदर्शन किया गया था इस कमीशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस कमीशन जब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो इंडियन लोग क्या किया, एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था। देखो एक बैनर लगा दिया गया, जैसे दिखाया गया है और लोग कहे जा रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इनके नारे लगाए गए। पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीडर लीग, यहाँ पर देखें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इस कमेटी में दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए नेचुरली यूनाइट होकर फाइट कर रहे थे। ठीक है, इन एन एफर्ट टू विन वेन ओवर द वाइसराय लॉर्ड इरविन। बच्चों 1929 में ये सब इंडिया में जो चल रहा था तो उस टाइम इंडिया का जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। यानी आप ऐसा कह सकते हैं वाइसराय का मतलब कि उस टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ये कोशिश कर रहे थे कि ये कांग्रेस और मुस्लिम को शांत किया जाए। लॉर्ड इरविन का सोच था कि किसी भी तरह से ये जो हमारा जुलूस निकल रहा है, ये जो ग्रुप में सब पार्टी, मतलब ये देखा जाए तो निकाल जो रहा है ये जुलूस, उस जुलूस को किसी भी तरह से इस हिंदू और मुस्लिम को शांत किया जाए। ठीक है, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 argue after a domination status for India in an unspecified future and a round table conference, all the parties meeting discuss a further constitution। अब देखो स्टूडेंट, जब ये सब प्रोटेस्ट हो रहा था बाय इंडियन तो लॉर्ड इरविन को लगा कि ये सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं हो रही है, इसको बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अक्टूबर 1929 में एक वेग सा ऑफर किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, एक वेग यानी एक ऑफर दिया गया, इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे। उन्होंने बोला कि इंडिया को एक डोमिनेंस स्टेटस देंगे, कौन, लॉर्ड इरविन ने कहा। अब लेकिन ये नहीं बताया गया लॉर्ड इरविन को ये जो स्टेटस दिया जाएगा, इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा, वो कब देगी। उन्होंने ये नहीं बोला, ठीक है, कि कब देगा ये स्टेटस। अब डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है समझ लो। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि हम फुल इंडिपेंडेंस रखेंगे इंडियन लोगों को, हम पार्शियल इंडिपेंडेंस का चीज देंगे, इंडियन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसमें, और इस तरह से इंडियन डोमिनेंस स्टेटस का ऑफर ले लिया गया। लेकिन ये कब देंगे ये ब्रिटिशर लोग नहीं बोला। ठीक है बच्चों, हाँ। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, ये सब लॉर्ड इरविन का कहना कि एक मीटिंग होगी, जो मीटिंग कहाँ पर होगी, लंदन में होगी, जिसमें सारे पार्टी इन्वॉल्व होगी, इंडियन, मुस्लिम, ब्रिटिश, सब पार्टी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तब किस टाइप का स्टेटस इंडिया को देनी चाहिए, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। तब कांग्रेस के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो ऑफर है लॉर्ड इरविन का ये सही नहीं है। अब स्टूडेंट्स कांग्रेस के लोग डिमांड करने लगे फुल इंडिपेंडेंस का। अब कांग्रेस लीडर क्या किया वो देखते हैं। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर एजेटिव। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वेर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उन्होंने सोच लिया कि अब हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, अभी तक लिबरल लोग जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर से प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने इन्फ्लुएंस लूज कर दिया था। ठीक है, रेडिकल जो फाइटर थे उनका बात को सुना जा रहा था। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू
द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जवाहरलाल नेहरू और हमारा सुभाष चंद्र बोस का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे और फुल इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए। ठीक है, ये डोमिनेंस स्टेटस और ये छोटे मोटे मूवमेंट करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, काम नहीं चलेगा इस तरह। ठीक है, इस तरह इंडियन इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिलेगी। इट वॉज डिक्लेयर्ड that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। देखो बच्चों, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये बात वहाँ पर हुआ। ठीक है, उस मीटिंग में, और लोग ने शपथ भी लिया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ही फाइट करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो डेट 26 जनवरी 1930, इसी डेट में हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। ये डेट कहीं ना कहीं यहीं से आया था। ठीक है, यहीं से, इसी डेट से, यहीं कहीं ना कहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो आई थी ये डेट, वो यहीं कहीं से आई थी। हालांकि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट कराते हैं हम लोग, और इस डेट को रिपब्लिक डे बना दिया गया था। जो 26 जनवरी 1930 है ना, इस डेट को रिपब्लिक डे बना दिया गया था। बट सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लीडर लोग तो ये सब अनाउंस तो कर दिए, लेकिन जो जनता था ना, वो इससे रिलेट नहीं कर पा रही थी। तो गांधी जी ने कुछ सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। देखो, जो नॉर्मल लोग थे ना, उनको फ्रीडम का खास मतलब नहीं था, उसको पता नहीं उन लोगों को कि फ्रीडम क्या होता है, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रीडम का मतलब होता क्या है। उनका सोच था कि ब्रिटिशर चले जाएंगे तो इंडियन रूल करेंगे, और वे भी काश इसी तरह से परेशान करेंगे जिस तरह से ब्रिटिशर लोग करते थे। गांधी जी ने फ्रीडम की जो आइडिया था उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे चीज़ों से बताना शुरू किया लोगों को कि फ्रीडम मिलेगा तो लोगों को कैसे फ़ायदा होगा, ताकि लोग भी इस फ्रीडम मूवमेंट से अपने आप को रिलेट करके देख सकें। जब फ्रीडम का आइडिया वेग होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो इंडिया को कंक्रीट करने के लिए ज़रूरत था। तो जो गांधी जी किया, वो क्या किया, कंक्रीट करने का जो जरूरत था, तो वो कौन किया, गांधी जी ने किया। लोग ये समझना चाह रहे थे कि फ्रीडम में उसकी लाइफ को कैसे इफेक्ट होगा। अगर फ्रीडम, हमारा इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है तो लोगों को कैसे फायदा होगा, बेनिफिट होगा वो। ठीक है, कैसे लाइफ को इफेक्ट होगा।